नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के दूसरे भाग की सरकार की प्रणाली की। इसके अंतर्गत हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध तथा अंतर्राज्यीय संबंधों को कवर कर लिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपातकालीन उपबंधों की, इमरजेंसी के प्रावधानों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भाग है हमारा पहला। बात करते हैं आपातकालीन प्रावधानों की। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान लिखित हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य परिस्थिति में प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं कि भैया यदि असामान्य स्थिति आ गई है तो आप उससे किस प्रकार से निपटेंगे। ठीक, संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। ठीक, बात करते हैं आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। ठीक, सारी पावर्स जो हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं कि भैया आपको कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक, सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार नहीं बदल सकती। ठीक, दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं आपातकाल के प्रकारों की कि भैया ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, संविधान ने आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल। किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे आपातकाल की। भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, मतलब यदि भारत की साख खतरे में है। ठीक, भारत में जो वित्तीय व्यवस्था है वो फेल हो गई है, तो भैया उसको बचाने के लिए जो आपातकाल लगाया जाएगा वो होगा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के आधारों की। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आने वाले खतरे के आधार पर भी विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा जारी की हो या ना की हो। यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल बोला जाता है, बाहरी आपातकाल बोला जाता है। दूसरी ओर इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल
बोला जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान की है। बात करते हैं अगले आधार की। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट है तथा विस्तृत अनुमान वाला है और इसका गलत उपयोग होना बहुत ही आसान था, जो कि 1975 में हुआ भी है। अतः 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। ठीक, किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भैया आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ना कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस उद्घोषणा के बारे में बताया। उनको पता ही बाद में चला था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त किया है और उसकी सुरक्षा का परिचय भी दिया है। बात करते हैं 1975 की। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो वो न्यायिक समीक्षा से दूर होगी। पर इस प्रावधान को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने खत्म कर दिया। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा को कि वह पूरी तरह बाहरी प्रभाव तथा असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं संसदीय अनुमोदन की और समय की अवधि की। आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यह अनुमोदन विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। एक बार अनुमोदित होने पर आपातकाल उद्घोषणा 6 माह तक जारी रहेगी तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे कितनी ही समयावधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन 1 माह के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपातकाल की उद्घोषणा को लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा आपात की उद्घोषणा प्रभावित नहीं रहेगी, आपातकाल प्रभावी नहीं रहेगा। बात करते हैं उद्घोषणा की समाप्ति की। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा को संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो लिखित रूप में नोटिस दें तो 14 दिनों के अंदर आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने हेतु लोकसभा में विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस विशेष बैठक में आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। ठीक, अभी बात की हमने उद्घोषणा की समाप्ति की। अब चर्चा करते हैं हम प्रभावों की।
केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव भी पड़ते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है और मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव मैं आपको बता देता हूँ। संघ कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध में परिवर्तन कर सकता है। ठीक। चौथा, संसद को लोकसभा विधानसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो कि हमने पिछले में देखा है 1975-77 के आसपास ऐसा हो चुका है। अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है और अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर को भी निलंबित कर सकता है। ठीक। बात करते हैं हम अब तक ऐसी की गई घोषणाओं की। इस प्रकार के आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था। यह जनवरी 1968 तक जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। दूसरी तथा तीसरी दोनों ही आपातकाल घोषणाएं मार्च 1977 में समाप्त की गईं। ठीक। बात करते हैं पहले दो आपातकाल घोषणाएं 1962 और 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपात उद्घोषणा 1975 आंतरिक उपद्रव के आधार पर थी। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्य के विरुद्ध भड़का रहे थे। उस टाइम पे यदि आपने सुना होगा तो जेपी नारायण का नाम सुना होगा कि भैया इंदिरा गांधी ने इन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। 1975 में घोषित आपातकाल आंतरिक आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादों में रहा था। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता दल सत्ता में आया। इस सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक आयोग भी था, शाह आयोग, उसका गठन किया गया। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया। आयोग ने बताया कि भैया जो आपातकाल लगाया गया था वो गलत था। अतः 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया, जिसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए गए, जिससे आने वाले समय में भैया कोई भी अधिकारों का दुरुपयोग ना कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो सुनने के लिए थैंक यू।